हेलो क्लास। जैसे कि प्रीवियसली हमने एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी, ऐसे कई सारे सब टॉपिक्स जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट 3 है। और आज मैं आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो आपने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, ठीक है, वो ब्लड में पहुँची, पूरी बॉडी में उसने घूमा अच्छे से, तो अब क्या वो हमेशा बॉडी में रहेगी? एक क्वेश्चन ये आता है जिसका आंसर है कि नहीं। अगर ड्रग्स हमेशा शरीर में रहती तो हर ड्रग धीरे धीरे एकदम पॉइजन बन जाती वो। इसीलिए हमारा बॉडी ड्रग्स को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। इसी प्रोसेस को हम ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट्स ड्रग इनटू मोर वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी, स्पेशली लीवर, ड्रग को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके उसको और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बनाता है, ताकि वो आसानी से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। तो सिंपल भाषा में ड्रग मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू ड्रग का केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी बॉडी ड्रग को प्रोसेस करती है। एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में एक प्लास्टिक की बॉटल है ना। अगर आप उसको उसी रूप में फेंकोगे तो रिसाइकल करना कठिन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया तो रिसाइकलिंग उसकी थोड़ा इजी हो जाती है। वैसे ही लीवर ड्रग को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, ताकि किडनी उसे बहुत ईजिली बॉडी से बाहर निकाल सके। अब बात एक और आती है कि आखिर ये जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हमारी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी तो वो क्या करेगी, वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगी। अब जैसे जैसे वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगी उससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी वहाँ पे किसी भी हमारी बॉडी के ऑर्गन का डैमेज होना बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारी बॉडी की जो सुरक्षा है इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। अब बात एक और आती है कि आखिर ये ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म ये होता कहाँ है, ठीक है। शायद 2-3 बार आपने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने लीवर 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 बोला, तो सही बात है। इसका जो प्राइमरी साइट है वो क्या है, लीवर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लीवर को बॉडी की केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये जो केमिकल फैक्ट्री है ये हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें आती हैं, इवन चाहे खाना है चाहे हमारी ड्रग्स हैं, इन सबको मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल भी करती है, हमारी किडनी, लंग्स, ब्लड प्लाज्मा, कुछ ड्रग्स को हमारी स्किन भी मेटाबोलाइज करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में होता है, ठीक है। अब एक और बात कि लीवर ये मेटाबोलाइज करता कैसे है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा। तो जो लीवर सेल्स होती हैं, लीवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स। लीवर सेल्स में या इन हिपैटोसाइट्स में कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, और इनमें सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है साइटोक्रोम P450, CYP450। मैं थोड़ा सा लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, CYP450, साइटोक्रोम P450। इट्स अ फैमिली ऑफ ग्रुप ऑफ एंजाइम। इसके अंदर बहुत सारे सब एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, जो अपना काम करते हैं। अब आखिर ये साइटोक्रोम P450 है क्या? साइटोक्रोम P450 एंजाइम ये लीवर में पाया जाने वाला एंजाइम है, जो एक माइक्रोसोमल एंजाइम है, जो हमारी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसा है ये? माइक्रोसोमल एंजाइम है। अब सिंपल से एग्जांपल के तौर पे ले लो कि मान लो तो लीवर एक फैक्ट्री है, साइटोक्रोम P450 उस फैक्ट्री की जो मशीनें हैं, ठीक है। तो ड्रग जैसे ही फैक्ट्री में जाएगी तो मशीन्स उसको क्या करेंगी, मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो मशीन के अंदर बहुत सारे सब मशीन्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं। ऐसे ही
अलग अलग ड्रग अलग अलग फूड के लिए हमारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि साइटोक्रोम P450 है, वैसे कि CYP3A4, CYP2AC, या अलग अलग और सब एंजाइम्स इसके अंदर आते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम और फैमिली ऑफ एंजाइम विच इज़ CYP450। तो याद रखो, मोस्ट ऑफ द 70 to 80% जो भी हमारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म है ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं थोड़ा सा आपके जो स्क्रीन में शेयर कर रखा जिसकी वजह से इतनी देर से, तो हम बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, अभी तक हमने मेटाबॉलिज्म का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा। अब बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म है ये 2 फेजेस में होता है। ठीक है, पहला है फेज़ 1 रिएक्शंस और दूसरा है फेज़ 2 रिएक्शंस। ठीक है, ये देखो, फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस होता है। फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन, जिसमें ग्लूकोरोनाइडेशन, सल्फेशन और एसिटाइलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फेज़ 1 रिएक्शन के बारे में। फेज़ 1 में क्या होता है कि ड्रग की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है उसमें बहुत छोटा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी ड्रग के फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप लाइक क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप लाइक फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH, ठीक है, या फिर NH2। तो इनमें जो मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, इनमें जो मॉडिफिकेशन मीन्स इसमें चाहे जोड़ना या उसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना, ये सारा कुछ हमारे किस में होता है, फेज़ 1 में। ठीक है, तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करवाना, यही हमारा फेज़ 1 रिएक्शन का काम है बेसिकली। ओके, अभी नेक्स्ट हम बात करें, खैर चलो इसी में थोड़ा और बात कर ले रहे हैं। तो इसमें जो स्पेशल रिएक्शंस आती हैं, पहली ऑक्सीडेशन, सबसे कॉमन रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जांपल में मान लो हमारे पास ड्रग्स हैं डायज़ेपाम, फेनेटोइन, वारफरिन। इनका जो मेटाबॉलिज्म है ये मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, इजी एग्जांपल अगर मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊं तो जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है, वैसे ही ड्रग का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो दूसरी रिएक्शन है ये होती है रिडक्शन। इसमें क्या होता है, ड्रग ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करती बल्कि रिडक्शन इसमें होता है। ठीक है, ड्रग को ऑक्सीजन नहीं मिलती बल्कि इसमें रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या है कि एग्जांपल के तौर पे से क्लोरमफेनिकॉल, कुछ कंडीशंस में मेट्रोनिडाजोल, स्पेशल इन्वायरमेंट में रिडक्शन से जुड़ी हुई कुछ रिएक्शंस होती हैं इसमें। ठीक है, और तीसरा है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि ड्रग में वाटर को जोड़ के हम बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एस्पिरिन है, या फिर सक्सिनिल कोलिन है, या फिर कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स भी हो जाते हैं, जैसे प्रोकेन। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा फेज़ 1 में कि ड्रग एक्टिव से इनएक्टिव हो सकती है ना, या फिर एक्टिव रह सकती है, या कुछ मामलों में और ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट भी बन सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डायज़ेपाम जब एक्टिव बनती है तो बन जाती है डेसमेथाइल डायज़ेपाम, तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है, अभी हम बात करें फेज़ 2। ठीक है, फेज़ 2 के जो रिएक्शंस आती हैं, देखो फेज़ 2 ये इसमें क्या होता है कि ड्रग या उसकी जो फेज़ 1 मेटाबोलाइट है, ठीक है, फेज़ 2 में ड्रग या उसके फेज़ 1 मेटाबोलाइट के साथ कोई एंडोजीनस मॉलिक्यूल जुड़ता है। एंडोजीनस मॉलिक्यूल, इसी को हम बेसिकली कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जिससे ड्रग और ज़्यादा वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, और यही हम चाहते हैं। ठीक है, अगर ड्रग ज़्यादा वाटर सॉल्युबल नहीं होगी तो इजीली एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, तो ड्रग को किडनी से बाहर निकालने में थोड़ा आसानी हो। दैट्स वाई फेज़ 2 रिएक्शन इज़ मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो अब इसमें फेज़ 2 रिएक्शन में क्या सबसे पहले आता है, अभी आप देखो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्लूकोरोनाइडेशन। ठीक है, ग्लूकोरोनाइडेशन, सल्फेशन और एसिटाइलेशन। तो ग्लूकोरोनाइडेशन जो है सबसे
कॉमन फेज सेकेंड रिएक्शन है। एग्जांपल के तौर पे आप मॉर्फिन समझ लीजिए, पैरासीटामोल समझ लिए, या क्लोरामफेनिकॉल, कुछ ड्रग्स। तो फेज सेकेंड की जो किंग रिएक्शन है, सबसे दमदार रिएक्शन, वही है ग्लूकोनेडेशन। ठीक है। दूसरा जो है सल्फेशन, मीन्स सल्फेशन से आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ड्रग के साथ इसमें सल्फेट जुड़ जाएगा। ठीक है। तो पैरासीटामोल का एक हिस्सा जो है ये सल्फेशन से भी मेटाबोलाइज होता है, अब मैंने एग्जांपल दिया। और जो तीसरा है वो है एसिटाइलेशन। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आइसोनियाज़िड, हाइड्रोलाजीन या सल्फोनामाइड, इनके सबके साथ में एसिटाइलेशन होता है। तो क्लिनिकली कुछ लोग जैसे कि स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, कुछ फास्ट एसिटाइलेटर, इससे क्या होता है ड्रग रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। एक आदि और है मेथाइलेशन। मेथाइलेशन में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, मीन्स पैरासीटामोल के जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट जैसे NaPQI, इसको ग्लूटाथायोन डिटॉक्सिफाई करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो फेज़ वन और फेज़ सेकंड में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं, तो फेज़ वन मॉडिफिकेशन के लिए होती है और फेज़ टू कॉन्जुगेशन के लिए होती है। फेज़ वन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस होता है। फेज़ टू में क्या होता है ग्लूकोनेडेशन, सल्फेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन। ये उसके बाद अगर और एक दो चीज़ें बताऊं कि फ़ेज़ वन में फंक्शनल ग्रुप बनती है या फिर और इन्हांस होती है। फेज़ सेकंड में क्या होगा, वाटर की सॉल्युबिलिटी या ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है। और फेज़ वन में साइटोक्रोम P450 का स्पेशल रोल है, और फेज़ सेकंड में जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं उनका। ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट इसमें और आते हैं, जैसे कि एंजाइम इंडक्शन या एंजाइम इनहिबिशन, जैसे कि ये। ठीक है। एंजाइम इंडक्शन, देखो एंजाइम इंडक्शन क्या होता है, जब कोई ड्रग लीवर एंजाइम, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई ड्रग है। ठीक है। ये क्या लीवर एंजाइम कौन से, CYP450, साइटोक्रोम P450 की जो मात्रा या क्या करे एसिडिटी बढ़ा दे। ठीक है, सॉरी एक्टिविटी बढ़ा दे। जब कोई ड्रग लीवर एंजाइम्स की मात्रा या उसकी एक्टिविटी बढ़ा दे तो इसी को बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करना। ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होता है, ड्रग बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होती है ना, ब्लड में ड्रग थोड़ा सा कम रहती है, थोड़ा इफेक्ट भी कम हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और खैर, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझे रिफैम्पिन, फिनोबार्बिटॉल हो गई, या फिर कार्बामाजेपिन, फेनेटोइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये आपके एंजाइम इंडक्शन की चीज़ें हैं। ओके। बाकी क्लिनिकल एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि पेशेंट कोई है, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर ले रही है, और मान लो उसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ में रिफैम्पिसिन भी शुरू कर दी। अब रिफैम्पिसिन क्या करेगी, साइटोक्रोम P450 को बढ़ा देगी, है ना। अब इसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगी। इससे ये हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर देखने को मिले। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल वाइज एक और बता दूं कि मान लो कि फैक्ट्री में पहले 10 वर्कर्स थे। ठीक है। अब 100 वर्कर आ गए और काम जल्दी ख़त्म हो गया। ऐसे ही साइटोक्रोम P450 को बढ़ा देगा, जितना तेज़ी से मेटाबोलाइज होगा एक्शन उतना ही कम हो सकता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम इनहिबिशन। जस्ट इसका उल्टा, जब कोई ड्रग लीवर एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देती है तो इसको बोलते हैं हम एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है। रिजल्टेंट क्या, ड्रग बहुत धीरे धीरे मेटाबोलाइज होगी, बॉडी में लंबे समय तक रहेगी और टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, सिमेटाडीन। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए कि वारफरिन के साथ में आपने एरिथ्रोमाइसिन ले लिया। वारफरिन क्या है, एक ब्लड थिनर है या खून को पतला करने वाली या एंटी प्लेटलेट दवा है। ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। तो वारफरिन का मेटाबॉलिज्म
कम हो सकता है और इस वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। सिंपल इस एग्जांपल कि मान लो फैक्ट्री की आधी मशीन्स बंद कर दी गई और अब काम क्या होगा, धीरे होगा। ठीक है, तो ये रहा एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अभी अगली चीज़ प्रोड्रग्स क्या होती हैं। देखो प्रोड्रग ये बहुत सारा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली प्रोड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो अपने जैसे मूल रूप में या उसके एक्चुअल फॉर्म में कम या बिल्कुल एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, मान लो जो ड्रग बाहर इनएक्टिव है अंदर जाके एक्टिव हो गई या आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव हो गई, इसी को बोलते हैं प्रो ड्रग। ठीक है ना। जैसे कि हम कच्चा चावल सीधे नहीं खा सकते हैं, उसको पकाना पड़ता है तभी तो यूज़फुल बनेगा। वैसे ही प्रो ड्रग को लीवर एक्टिवेट करेगा वरना वो काम नहीं करेगी। जैसे कि एनालाप्रिल जब वो एक्टिवेट होती है तो एनालाप्रिलेट बन जाती है। क्लोपिडोग्रिल ये भी लीवर में एक्टिवेट होती है। लीवोडोपा ये ब्रेन में जाके डोपामाइन बनाती है। तो बहुत सारी चीज़ें। तो क्लिनिकली इम्पॉर्टेंस अगर मैं बताऊँ मेटाबॉलिज्म की, तो ड्रग को मेटाबोलाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसको जानना चाहिए। क्यों कि लीवर डिजीज़ में डोज बदलनी पड़ सकती है। ड्रग इंटरेक्शन समझने के लिए कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन घटा सकती है, बढ़ा सकती है ना। प्रो ड्रग सही तरह एक्टिवेट हो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। टॉक्सिसिटी से बचने के लिए, एल्डरली पेशेंट में डोज एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो एक क्लिनिकल केस की बात कर लेते हैं। केस 1 एक हमारा है जिसमें पेशेंट क्या कर रहा है, रिफाम्पिसिन ले रहा है। ठीक है, अब उसके साथ में उसकी वारफरिन भी शुरू हो गई तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो क्या होगा, तो आप आंसर में बताओगे कि रिफाम्पिसिन साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस करेगी, वारफरिन बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होगी, है ना, इफेक्ट कम हो सकता है। अभी दूसरा एग्जांपल, कोई पेशेंट कीटोकोनाजोल ले रहा है। कीटोकोनाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है और साथ में हमने उसको वारफरिन दे दी। अब क्या होगा, कीटोकोनाजोल एंजाइम इनहिबिशन करेगा, वारफरिन बहुत धीरे मेटाबोलाइज होगी और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो खैर, तो ये रहा हमारा ओवरऑल रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा एक्सक्रीशन के बारे में। अब एक्सक्रीशन में भी समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें। मान लीजिए कि आपने सुबह एक एंटीबायोटिक कोई भी टैबलेट ली, आपको पता है कि अब वो ब्लड में जाएगी, पूरे बॉडी में पहुंचेगी, लीवर उसका मेटाबॉलिज्म करेगा। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मेटाबॉलिज्म होने के बाद अब उस ड्रग का क्या होगा। ठीक है, क्या वो हमेशा बॉडी में रहेगी। ठीक है, तो अगेन सेम आंसर है कि नहीं। अगर ड्रग्स बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगी तो कुछ दिनों बाद वे बॉडी में डिपॉजिट होने लगेंगी, और जब डिपॉजिट होती है ड्रग तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि वो ड्रग फिर हमारे लिए जो दवा है ना वो जहर का काम करेगी। इसीलिए बॉडी के पास एक स्पेशल मैनेजमेंट होता है, व्यवस्था होती है जो क्या करता है, ड्रग को बाहर निकालती है। तो ड्रग का हमारी बॉडी से बाहर निकलना, इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को ड्रग एक्सक्रीशन या ड्रग एलिमिनेशन। ठीक है, तो ड्रग एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच drugs and their metabolites are removed from the body is known as drug excretion और drug elimination। तो सिंपल सी भाषा में ड्रग्स और उसके मेटाबोलाइट्स का बॉडी से बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तरीके से मान लो कि आपके घर में रोज़ गार्बेज या कचरा कूड़ा निकलता है। ठीक है, अगर आप उसे बाहर नहीं फेंका जाएगा तो कुछ दिनों बाद घर में ही वो स्मेल और गंदगी भर जाएगी। वैसे ही बॉडी क्या करती है, ड्रग्स को बाहर निकालती है। तो एक्सक्रीशन क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर ड्रग्स बाहर नहीं निकलेगी तो ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, टॉक्सिसिटी होगी, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ओवरडोज जैसी कंडीशंस बन सकती हैं। तो
अगर हम मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है वो है हमारा किडनी या हमारा रीनल एक्सक्रीशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स या उनके मेटाबोलाइट्स किडनी के थ्रू यूरिन के मीडियम से ये बाहर निकलते हैं। इसके अलावा और कई सारे रूट्स हैं, हमारा बाइल, फीसेस, लंग्स, स्वेट, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले भी हम बात करेंगे इसमें रीनल एक्सक्रीशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखो, रीनल एक्सक्रीशन 3 मेजर स्टेप्स में होता है: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एक मैं फिनोमेना यहाँ पे बना के रेडी कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा ब्लड है, ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जाएगा हमारे ग्लोमेरुलस में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन आपने सुना होगा, और नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करूँ, ग्लोमेरुलर। उसके बाद ग्लोमेरुलर में क्या होता है, ये फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद वो ट्यूब्यूल में जाएगा। अब इसी ट्यूब्यूल में हमारा सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं और बाद में यूरिन बन के निकल जाता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा आता है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको बहुत ध्यान समझो। आपने जब रीनल सिस्टम स्कूलों में पढ़ा होगा, यूरिन कैसे फॉर्म होता है, सारी चीज़ें, तब भी आपने वो चीज़ें देखा होगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है कि ब्लड से ड्रग का ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होना और बोमेन्स कैप्सूल में चले जाना। अगर ये दिखता कैसा है तो चलो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल सा फंडा है, इसको हटा के ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कुछ ऐसा। आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा होगा, ये जो है ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्लड आता है और यहाँ से निकल जाता है, और ये जो आपको दिख रही है ये है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कहाँ पे पहुँचेगा, ये ट्यूब्यूल के पास जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉलर ट्यूब्यूल, ये आ जाता है लूप ऑफ हेनले, ये है डिस्टल कॉलर ट्यूब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन है, ये बहुत सैकड़ों नेफ्रॉन होते हैं हमारे किडनीज़ में। तो ब्लड से अब क्या होगा, ब्लड से जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी। ब्लड से ड्रग आएगी हमारे ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में जाएगी। सिंपल से लैंग्वेज में किडनी का ग्लोमेरुलस एक फ़िल्टर के तरीके से काम करता है। जो भी फ्री ड्रग होती है वो आसानी से फ़िल्टर हो जाती है। ठीक है, तो यही पहला पॉइंट हमारा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब समझने के लिए ये है, ओनली एंड ओनली फ्री ड्रग्स कैन बी फिल्टर थ्रू आउट द बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। प्रोटीन बाउंड ड्रग्स फिल्टर नहीं होते हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ये फिल्टर हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आपको सिंपल सी बात है, जैसे चाय छानने वाली जो छलनी होती है उसको याद करो। जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे निकल जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। बाउंड ड्रग का मतलब मैंने कल ऐसा बनाया था ना, ये बाउंड ड्रग, इसका साइज़ बड़ा हो गया ना, इस वजह से इसका एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाता है या फिर छलना। तो जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, वैसे ही ग्लोमेरुलस काम करता है। दूसरा हमारा आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, यही ना ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अब इस ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा कि ड्रग का ब्लड से रीनल ट्यूब्यूल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना। ठीक है, अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पे ड्रग का एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना, कुछ ड्रग्स फिल्टर नहीं हो पाती, किडनी क्या करती है, उन्हें स्पेशल ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ट्यूब्यूल्स में भेज देती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, फ्यूरोसमाइड,
ठीक है, मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रोबेनासिड पेनिसिलिन की ट्यूबर सिक्रीशन कम करता है, इसीलिए इससे क्या होता है, पेनिसिलिन लॉन्ग टाइम तक ब्लड में रहती है, ठीक है। अब तीसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एक लास्ट स्टेप। देखो तो ट्यूब्यूल्स में जो भी प्रेजेंट ड्रग है, ठीक है, ड्रग का वापस ब्लड में जाना, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। किडनी हर चीज़ को बाहर नहीं निकालती, कुछ ड्रग्स वापस ब्लड में भेज देती है, ठीक है। तो कौन सी ड्रग वापस ब्लड में जाएगी, जो लिपिड सॉल्युबल होंगी, ठीक है, जो अभी भी लिपिड में सॉल्युबल हो रही होती हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वो परमिशन नहीं देती है यूरिन के थ्रू जाना, सिर्फ वाटर सॉल्युबल ड्रग, मैंने आपको पहले ही बताया था। मीन्स जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कौन सी ड्रग बाहर निकल जाती हैं, जो कैसी हों, वाटर सॉल्युबल हो, ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, और जो आयोनाइज्ड हों, ठीक है, वो ड्रग्स बाहर निकल जाएंगी। तो अगर मैं आपको रीनल एक्सक्रीशन की समरी बताऊं, तो फिल्ट्रेशन मतलब कि ब्लड टू ट्यूब्यूल, सिक्रीशन मतलब ब्लड टू ट्यूब्यूल एक्टिव हो गया, और रीअब्जॉर्प्शन मतलब ट्यूब्यूल से वापस में ब्लड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस एक्सक्रीशन के स्टेप को क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर देते हैं। अब सवाल यह था, क्या हर पेशेंट में एक्सक्रीशन जो है, क्या ये नॉर्मल होगी या एक जैसी होगी? तो इसका भी आंसर है नहीं। देखो किडनी फंक्शन, ठीक है, सबसे पहला है किडनी फंक्शन। अगर किसी पेशेंट को कोई किडनी डिजीज़ है, ठीक है, तो किडनीज क्या करेंगी, ज़्यादा पावर लगाएंगी, ठीक है, या फिर किडनीज को क्या करना, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, जिस वजह से किडनी पे और प्रेशर आएगा और वो ख़राब होने के मुश्किल चांसेस ज़्यादा है। तो अगर किडनी डिजीज़ है तो ड्रग बहुत धीरे धीरे बाहर निकलेगी, क्योंकि किडनी स्लो काम करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन रीनल फेलियर वाले मरीजों में उसकी डोज हमको कम करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ है ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, किडनी में ब्लड फ्लो अगर कम पहुंचेगा तो एक्सक्रीशन भी कम होगा। इसके अलावा और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यूरिन का पीएच, ठीक है, यूरिन पीएच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वीक एसिड की जो ड्रग्स होती हैं, अल्कलाइन यूरिन में बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड हो जाती हैं, तो रीअब्जॉर्प्शन कम होता है और एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, जैसे कि एस्पिरिन का ओवरडोज है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट देकर यूरिन को हम अल्कलाइन करेंगे, इससे क्या होता है, एस्पिरिन की एक्सक्रीशन तब जाके बढ़ेगी। तो ये तो वीक एसिड थी। अगर हम वीक बेस ड्रग्स की बात करें, तो एसिडिक यूरिन में ज़्यादा आयोनाइज हो जाती हैं, इसीलिए एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयोनाइज ड्रग का मतलब यूरिन में फंस जाती हैं और बाहर निकल जाएंगी। इसके अलावा एज हो गया, है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इनमें किडनीज पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती, तो ड्रग धीरे बाहर निकलती है। और जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, एल्डर पर्सन, किडनी का फंक्शन पुराना हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो थोड़ा डोज एडजस्टमेंट की आवश्यकता उनको भी होती है। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, बहुत सारा कुछ, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा और इसमें बात कर लेते हैं, अदर रूट्स भी हैं। अदर रूट्स में आपको दिख रहा है यहाँ पे बाइल या फीसेस, ठीक है, इसको बोलते हैं बिलियरी एक्सक्रीशन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, बिलियरी एक्सक्रीशन। बिलियरी एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो हमारा लीवर है, ठीक है, ये हमारा जो लीवर है ये बनाता है बाइल, लीवर हमारा बनाएगा बाइल, और ये बाइल से जाएगा, बाइल जाएगा हमारी इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से फीसेस में। तो ये फीसेस के थ्रू भी हमारा ड्रग एक्सक्रीट आउट होता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत ये भी फेवरेट टॉपिक है बेसिकली। तो ड्रग बाइल के थ्रू इंटेस्टाइन में जाती हैं, फिर वहाँ दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मॉर्फिन्स। ये तीसरा हो सकता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी का मतलब हमारे लंग्स के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा स्वेट मतलब हमारे पसीने के द्वारा, कुछ ड्रग्स
हमारे पसीने से निकलती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर रिफाइन पसीने का कलर हल्का देखो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, रेड दिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा, ठीक है, बहुत सारे रूट्स हैं, लंग्स, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, ठीक है। और कुछ ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक है, कुछ ड्रग्स ब्रेस्ट मिल्क में पहुंच जाती हैं। अगर जैसे माँ ने ड्रग लिया तो बेबी भी इम्पैक्टेड या अफेक्ट हो सकता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, लिथियम है, कुछ सेडेटिव्स वगैरह हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसमें हम ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में जानेंगे कि हमारी ड्रग किसी ड्रग से इंटरेक्ट करेगी, फूड से इंटरेक्ट करेगी, या कैसे क्या हो रिएक्शंस हो सकती हैं। ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का एक लास्ट पार्ट आएगा, हाफ लाइफ क्या होती है और बहुत कुछ। फिर हम बात करेंगे अपना जो नया चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दैट्स इट, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।